आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आज हम 8वीं कक्षा का विज्ञान का छठा चैप्टर पढ़ेंगे और इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। अगर आपको थोड़ा सा स्मरण हो तो जो फर्स्ट पार्ट था या जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हमने बात की थी दहन के बारे में। दहन क्या होता है, दाह्य पदार्थ क्या होते हैं, ज्वलन ताप क्या होता है, कौन कौन सी चीजें जलती है, क्यों जलती है, ये इन सब बातों के बारे में हमने बात की थी। अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाना चाहिए। उनके बाद आज हम पढ़ेंगे ज्वाला के बारे में। आपके सामने लिखा है ज्वाला, या इसको हम बोल सकते हैं फ्लेम। फ्लेम भी हम बोलते हैं। तो ज्वाला क्या होती है? दहन के समय जो चमक आपको लगातार दिखाई देती है वो ज्वाला है। दहन, अब आप समझ चुके होंगे, जलना और दहन एक बात है। जब कोई चीज जलती है तो उसका दहन होता है और उस दहन के समय जो चमक हमें दिखाई देती है उसे ज्वाला है, ज्वाला कहते हैं। तो हर एक पदार्थ की अपनी अलग ज्वाला होती है, अपनी अलग चमक होती है। जब भी कोई पदार्थ जलता है सब एक तरीके से नहीं जलते हैं। किसी की और जो आपने रसोई गैस जलती हुई देखी होगी, आपके सिलेंडर एलपीजी चूल्हे के ऊपर नीली सी लो उसकी निकलती है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी लो का रंग अलग होता है। जब लकड़ी जलती है तो उसकी लो का रंग अलग होता है। तो हर एक पदार्थ की जो लो है वो अलग है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पदार्थों की लो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोमबत्ती से। ये जो ज्वाला आपको दिख रही है, दिखाई दे रही है जलती हुई, ये मोमबत्ती की ज्वाला है। आपने देखा होगा। तो इसके बाद हम ज्वाला देखते हैं, ये एलपीजी बर्नर है। ये आपके गैस जब जलता है, एलपीजी स्टोव जब जलता है तो उस गैस, उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। उसकी ज्वाला ऐसी नीली नीली और थोड़ा सा पीलापन कभी कभी उसके अंदर आता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक धातु है, उसका रिबन होता है। जब हम उसे जलाते हैं, आपने ये कभी देखा भी होगा, हम जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, मैंने एक दिन बाहर करके भी दिखाया था किसी और कक्षा को, तो शायद आपने देखा हो। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन है और जब हम इसको जलाते हैं तो अभी मैं इसको देखता हूँ, जला के दिखाते हैं क्या रहेगा। ये अंधेरे के अंदर हम इसको जला के देखते हैं। देखिए, इसमें एक सफेद सी चमक निकलेगी। ये देखिए, ऐसे जैसे आपकी कोई फुलझड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसी धुआं निकल रहा है और चमक निकल रही है। ये है मैग्नीशियम रिबन का दहन और उससे निकलने वाली ज्वाला। ये जो चमक होती है इसे ही हम ज्वाला बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोयले का दहन। कोयला हो सकता है आपने ना देखा हो, लकड़ी वाला कोयला देखा हो। तो इसमें थोड़ी थोड़ी ज्वाला आपको दिखाई दे रही है ऊपर ऊपर वाले कोयले की। जो नीचे कोयले हैं, जैसे कि यहाँ पे, इसके नीचे वाले, यहाँ पे कोई ज्वाला आपको दिखाई नहीं देती। तो हमने विभिन्न पदार्थ जो जलने वाले थे उनके जलने पर उत्पन्न होने वाली ज्वालाएं देखी। अब प्रश्न उठता है कि ये जो चमक है, ये जो ज्वाला है, ये हमें दिखाई ही क्यों देती है? ज्वाला का निर्माण क्यों होता है? तो ये जानते हैं। जब जलने वाले पदार्थ गर्म करने पर वाष्पित होते हैं, उस कारण ज्वाला का निर्माण होता है। कोई भी पदार्थ है इस पृथ्वी पर, हम पानी से उदाहरण लेकर शुरू करते हैं। पानी एक दाह्य पदार्थ नहीं है, समझ रहे हो? पानी को हम जला नहीं सकते, लेकिन जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है।
इस प्रकार अगर हम हर एक पदार्थ को गर्म करें, गर्म करते जाएं, तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। अगर वो ठोस है तो वो ठोस से पहले द्रव अवस्था में आएगा और द्रव के बाद वो गैसीय अवस्था यानी कि उसके वाष्प बन जाएंगे। हर एक चीज के साथ ऐसा ही होता है। कोई चीज सीधी ही जल जाती है या सीधा ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाती है, लेकिन हम हर एक पदार्थ को अगर इतना ज्यादा तापमान हम पैदा कर पाए तो हम हर पदार्थ को वाष्प बना सकते हैं। अब जब एक उदाहरण आपको देता हूं, जब मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती के अंदर जो मोम है वो ठोस होता है। जैसे ही हम उसको थोड़ा गर्म मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो गर्म होता है, गर्म होकर वो पिघलता है, पिघलने के बाद वो जलना शुरू करता है। अब वो जब जलता है तो गर्मी के कारण वो भाप भी बनता है, और जब वो भाप बनकर या वाष्प बनकर, भाप हम पानी के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए वाष्प ज्यादा सही शब्द रहेगा, जब उसके वेपर्स यानी कि वाष्प ऊपर जाते हैं तो उनके कारण ज्वाला का निर्माण होता है, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर जाके जलते हैं और ऊपर जाके जलते हैं तो चमक पैदा होती है, और उस चमक को ही हम ज्वाला बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि जो मोमबत्ती की ज्वाला है वो उसकी संरचना क्या है, कैसे बनी होती है। ये चित्र है मोमबत्ती की ज्वाला का। ये नीचे है, ये मोम है, ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ये सारी मोमबत्ती है, मोम से बनी हुई। ये मोमबत्ती का धागा है जो जलता है, विक जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये मोमबत्ती का धागा हो गया, और ये है मोमबत्ती की ज्वाला। तो होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा स्मरण हो ज्वलन ताप का, ज्वलन ताप क्या होता है, वो तापमान है जिसके ऊपर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। तो जो मोम के वाष्प हैं मोम के वाष्प, जब वो, ये मान लीजिए मोमबत्ती है हमारी, वो सॉरी ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती के, यहाँ ये मोमबत्ती के जो वाष्प है वो वाष्पित होकर इधर आ गए, और यहाँ पर आकर वो इतने गर्म हो गए कि वो बहुत अच्छी तरह जलने लग गए। तो सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर होगा, जहां पर वाष्प जलने लग जाते हैं, उसी को तो हम ज्वलन ताप बोलते हैं ना, जिस तापमान पर कोई वस्तु जलने लग जाए। तो यहाँ तक आते आते, इस ज्वाला के किनारे तक आते आते सारे के सारे वाष्प जलने लग जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो बाहर है वहां पर सबसे ज्यादा तापमान होना चाहिए। तो ये ज्वाला का जो बाहर वाला हिस्सा है ये थोड़ा नीला नीला जलता है, और ये पूर्ण दहन का क्षेत्र है। यहाँ मोम थोड़ा सा जलना शुरू हुआ, द्रव अवस्था में आया, उसके बाद वो और गर्म हुआ, वाष्प बने, तो यहाँ तक आकर उनका पूर्ण दहन होता है। और जहाँ पे पूर्ण दहन होता है, पूरी तरह वो जल जाते हैं, वही भाग सबसे गर्म होता है। तो ये जो बाहर वाला भाग है इसकी दो विशेषताएं हैं। नंबर एक तो है ये पूर्ण दहन का क्षेत्र है। नंबर दो, इसका नीला रंग होता है। और नंबर तीन भी है कि ये सबसे गर्म भाग है। सबसे बाहर वाला भाग, उसकी तीन विशेषताएं हैं। एक तो यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, पूरी तरह जल जाते हैं मोम के वाष्प। दूसरा, इसका रंग होता है नीला। तीसरा, ये सबसे ज्यादा गर्म भाग है। इसका जो सबसे कम गर्म भाग होता है वो जो इसका धागा होता है, जिसे हम बत्ती बोलते हैं मोमबत्ती की, उसके पास होता है। यहाँ पर क्योंकि ये बहुत कम जलती है,
काले रंग की होती है यहाँ पर। यहाँ सबसे कम गर्म होता है और बीच में जैसे जैसे बाहर की ओर जाते हैं, यहाँ से ऐसे बाहर की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा। बीच में सबसे कम है, उसके बाद और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा। और यहाँ पर दहन नहीं होता है, यहाँ पर मोमबत्ती है वो जलती नहीं है। तभी तो जो उसके नीचे होता है, यहाँ पर क्या है, जलता मोम है, धागा नहीं जलता है। उसके बाद जैसे जैसे बीच में आएंगे, यहाँ पर आंशिक दहन होता है, थोड़ा थोड़ा मोम जलने लगता है। इसका रंग होता है पीला और थोड़ा सा मध्यम गर्म होता है, कम गर्म होता है। सबसे नीचे सबसे कम गर्म है, बीच में थोड़ा कम है और सबसे बाहर जहाँ पे आते हैं तो ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो 3 हिस्से हमारे मुख्यतः हो गए हैं ज्वाला के। इसके ऊपर सही चल नहीं पा रहा पेन। एक ये वाला हिस्सा, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा मैंने बनाया है ये है सबसे कम गर्म। ये गर्म है, मर्म लिखा गया, ये ग। उसके बाद ये थोड़ा कम गर्म है, ये सबसे कम गर्म है, ये कम है। और जो ये बाहर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो सबसे अधिक गर्म होता है। ये 3 हिस्से हैं मोमबत्ती की ज्वाला के। आपको ये जो चित्र है ये अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है, सारे नामकरण भी उनका करना है। और आपको इस ज्वाला के बारे में पता होना चाहिए। 3 हिस्से होते हैं, एक सबसे अंदर वाला हिस्सा, एक सबसे बाहर वाला और एक बीच वाला। सबसे गर्म सबसे बाहर वाला होता है और सबसे कम गर्म सबसे अंदर वाला होता है। इसके बाद जब मोमबत्ती जलती है तो हमने ये कहा कि जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला मोमबत्ती का हिस्सा है, अगर आप इस स्लाइड को एक बार दोबारा देखें, ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, कम गर्म है, आंशिक दहन वाला है। मतलब जो कार्बन के कण हैं उनका दहन नहीं हो रहा पूरी तरह, मतलब यहाँ पर अध जले कण हैं। जो मोम है उसके अध जले कण हैं। अगर हम यहाँ पर एक पाइप लगा दें, आपको मैं दिखाता हूं कहां पर, यहाँ बीच में से हमें एक ऐसे पाइप लगा देते हैं, शीशे की या कोई धातु की, तो क्या होगा, यहाँ जो अध जले कण हैं वो इसमें से बाहर की ओर यहाँ से निकलेंगे। और इसके किनारे पर हम एक रखते हैं आग या जलती हुई माचिस की तीली। ये देखिए, तो होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं तो ये यहाँ पर माचिस की तीली जलती हुई लाने से इसके अंदर से जो कण निकल रहे हैं वो जलने लग जाते हैं। यहाँ से ये कंफर्म होता है इस प्रयोग से कि मोमबत्ती जब जलती है तो कुछ कण बीच के अंदर अध जले होते हैं। अगर उनको हम बीच में से साइड में निकालें तो वो यहाँ पर आकर जलने लग जाते हैं। उसके बाद कार्बन के अजले कण देखने का हमारा, यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा है कार्बन के अजले कण, ये क्या है, मोम के कण होते हैं। क्योंकि मोम क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, तो हम इसको कार्बन के अजले कण भी बोल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है इन कणों को इकट्ठा करने का। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक शीशे की स्लाइड ली है, कांच की एक पट्टी, उसको मोमबत्ती
की जो ज्वाला है उसके ऊपर रख दिया, थोड़ी देर में अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये काले रंग का हो जाता है। आपने वैसे भी देखा होगा, अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं किसी एक जगह, तो उस जगह के ऊपर की जो छत होती है वो छत काली हो जाती है धुआं के कारण। तो ये जो काला काला पदार्थ है ये कार्बन के अधजले हुए कण है। अच्छा, अब मैंने आपको चित्र दोबारा इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो बाहर वाला नीला हिस्सा है ये वाला, ये सबसे गर्म होता है, पूर्ण दहन का क्षेत्र है। तो इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, जो सोने का काम करते हैं लोग, जो सुनार होते हैं वो। इसको एक मापने का तरीका कैसे पता चले कि ये सबसे गर्म है, ये हमने एक तार ली और तार लेकर हमने क्या किया, यहां से ऐसे तार ले ली। तो एक इसका हिस्सा क्या है, वो अंदर है, इतना हिस्सा अगर मैं आपको बताऊं, और इसके जो बाद वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये बाह्य क्षेत्र के अंदर है और ये आंतरिक क्षेत्र के अंदर है। तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये क्या है, ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा। गर्म तो सारी हो जाएगी ये तार, लेकिन इसके जो बिल्कुल किनारे पर हिस्सा है वो लाल रंग का, लाल तप्त हो जाएगा। मतलब जो अंदर वाला हिस्सा है उससे जल्दी लाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बाहर वाला क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गर्म है। ये एक तरीका है, और यहीं से फूंक मारकर सुनार अपने सोने का काम करते हैं। तो ये बातें थी ज्वाला के बारे में। अब हम बात करेंगे ईंधन के बारे में, यानी कि फ्यूल। ईंधन क्या होता है? ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हमें गर्मी प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। आपने बहुत सारे ईंधन देखे होंगे, कुछ ईंधन ठोस भी होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं। आपको मैं एक एक उदाहरण देता हूँ, आइए थोड़ा सा काम आपके लिए देता हूँ मैं आपको। तो ठोस ईंधन, लकड़ी जो होती है वो ठोस ईंधन है। आपको पता होंगे ठोस पदार्थ कौन से हैं। डीजल है वो द्रव ईंधन है जो कि गाड़ियों में डलता है। एलपीजी वो एक गैस अवस्था में मिलने वाला गैसीय ईंधन है। तो आपको ऐसे 5-5 ईंधन, हर एक ठोस के भी, द्रव के भी और गैस के भी, आपको 5-5 ईंधन और बताने हैं जो ठोस हैं, द्रव हैं और गैस। सबका 5-5 उदाहरण देना है, ठोस के भी 5 उदाहरण, द्रव के भी और गैस के भी। ये आपके लिए काम है। उसके बाद हम बात करेंगे आदर्श ईंधन अर्थात आइडियल फ्यूल की। एक अच्छा ईंधन हम किसे मानते हैं? अब ईंधन के उपयोग आपको पता होगा कि हम अपने घर में खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारे काम है जहां पर हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो आदर्श ईंधन वो होता है जो सहज उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए, वह सस्ता हो। अभी आपको जब हम आगे ईंधन की बात करेंगे तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, सहज उपलब्ध का क्या अर्थ है। दूसरा है सुगमता पूर्वक ज्वलन, उसको जलाने में आसानी हो। ये 2 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि कई ईंधन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ईंधन है लेकिन ये पॉइंट उनके अंदर नहीं है, वो सहज उपलब्ध नहीं है और सुगमता पूर्वक हमको जला नहीं सकते। नेक्स्ट और एक बात है, सस्ता होना चाहिए। महंगे ईंधन का हम क्या करेंगे, क्योंकि आदर्श ईंधन वही होता है जो सस्ता भी हो, आसानी से मिल जाए। अधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति हो और अवांछनीय पदार्थ न छोड़े। इसका मतलब है कि उससे प्रदूषण कम हो, थोड़े से ईंधन से ज्यादा ऊष्मा मिले और प्रदूषण कम हो, ऐसे ईंधन को हम बोलते हैं आदर्श ईंधन। ये सारे गुण जिस ईंधन के अंदर हो उसे हम आदर्श ईंधन बोलते हैं। अब बात आती है ईंधन दक्षता, फ्यूल एफिशिएंसी। ईंधन कितना दक्ष है, कितना अच्छा ईंधन है। तो एक टर्म आती है ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। ऊष्मीय मान, जिस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है वो ईंधन उतना ही दक्ष होता है, उतना ही एफिशिएंट होता है। तो ऊष्मीय मान क्या होता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम हम ईंधन लेते हैं, मान लीजिए 1 किलोग्राम लकड़ी ले ली, 1 किलोग्राम कोयला लिया है, या 1 किलोग्राम हमने पेट्रोल लिया, या 1 किलोग्राम एलपीजी गैस ले ली। जब उनका हम पूर्ण दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उस पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है
उसे उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। अब आप सोचिए कि हमने लकड़ी भी 1 किलो ली, 1 किलो कोयला लिया, 1 किलोग्राम तेल लिया, तो इनमें सबसे ज्यादा ऊष्मा, सबसे ज्यादा गर्मी किससे प्राप्त होगी? जिससे प्राप्त होगी उसे ही हम अच्छा ईंधन कहेंगे, दक्ष ईंधन कहेंगे। अब ऊष्मीयमान मापने की जो इकाई है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्यों है? क्योंकि किलो जूल है ऊर्जा की मापने की इकाई, किलोग्राम है भार मापने की इकाई। किलो जूल प्रति किलोग्राम, क्योंकि हम 1 किलोग्राम ईंधन जलाकर देख रहे हैं और उससे कितने किलो जूल ऊष्मा मिलती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये इसकी यूनिट है, इसको मात्रक है ऊष्मीयमान को मापने का। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ईंधन और उनके ऊष्मीयमान। गोबर के उपले, जिसे हम बोलते हैं काउडंग, उसका ऊष्मीयमान है 6000 से लेकर 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अर्थात अगर हम 1 किलो गोबर के उपले ले तो उनसे 6000 किलो जूल के आसपास अपने को ऊष्मा मिलेगी। लकड़ी जो है, लकड़ी से हमें 17,000 से लेकर 22,000 किलो जूल ऊष्मीय मान इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है। अब ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अलग अलग पेड़ की लकड़ी अलग अलग, कई हम बोलते हैं ना, जब किसी प्रोग्राम में हम लकड़ियां लेकर आते हैं तो बोलते हैं भाई किक्कर की लकड़ियां लेके आना, वो ज्यादा जलती है, शीशम की लकड़ियां कम जलती है, कुछ ऐसा। अलग पेड़ की लकड़ियां अलग अलग होती है और सबके ऊष्मीयमान अलग है। ऐसे ही कोयला, कोयला बहुत प्रकार का निकलता है, 3 या 4 प्रकार का कोयला निकाला जाता है और सबके ऊष्मीयमान अलग है। अब आती है पेट्रोल की बारी। पेट्रोल का ऊष्मीयमान है 45,000, मिट्टी के तेल का भी 45,000, डीजल का भी 45,000, मिथेन जो गैस है उसका 50,000 है, सीएनजी गैस का 50,000 है, जो एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं उसका 55,000 है। जैव गैस यानी कि बायोगैस, जो हम गोबर गैस बनाते हैं, उसे 35,000 से 40,000 तक, और जो हाइड्रोजन गैस है उससे 1,50,000। अब इससे पता चलता है 1 किलो हम गोबर के उपले लें तो 6,000 किलो जूल ऊष्मा मिलती है, और 1 किलो अगर हम डीजल या पेट्रोल लेते हैं या हम अपनी एलपीजी लेते हैं उसपे 55,000, कितने गुना? 8 से 9 गुना ज्यादा ऊष्मा मिलती है हमें एलपीजी से। किसकी बजाय? गोबर के उपले की बजाय। तो ऊष्मीयमान किसका ज्यादा हुआ? एलपीजी का। अच्छा ईंधन कौन सा हुआ? एलपीजी। अब सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका है? हाइड्रोजन का, 1,50,000। तो अब आपको पूछना चाहिए तो हम हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? हाइड्रोजन जब इतनी ज्यादा, सबसे 3 गुना, किससे? एलपीजी से भी 3 गुना, लगभग 3 गुना ऊर्जा हमें मिलती है 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से। तो सबसे पहली बात तो इसको प्राप्त करना आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। दूसरा, इसको जलाना भी आसान नहीं है, इससे विस्फोट हो जाते हैं। तो इस कारण हम हाइड्रोजन का उपयोग अपने घरों में या फैक्ट्रियों में नहीं करते। तो इसी कारण हमने जब आदर्श ईंधन की बात की थी तो हमने वहां लिखा था सुगम होना चाहिए उसका मिलना, जलाना आसान होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है, लेकिन उसको हम घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि विस्फोट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईंधन दहन से हानि क्या होती है। तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी गलत लिखा हुआ है, ये तो ईंधन दहन से रोगकारक सूक्ष्म कण निकलते हैं। जब भी हम मोमबत्ती जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है? वो अध जले कार्बन के कण होते हैं। वो पदार्थ जो जल रहा है उसके बिना जले हुए कण होते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य को खराब करते हैं, सांस संबंधी दिक्कत हो जाती है। दूसरा है विश्व उष्णन। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से रिलेटेड जो भी गैस होगी दुनिया के अपने वायुमंडल के अंदर, अपने धरती का तापमान उतना ही बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा? जो ग्लेशियर्स हैं, जहां पर बर्फ है पहाड़ों के ऊपर, वो बर्फ पिघलने लग जाएगी, और पिघल कर कहाँ जाएगी? सारी समुद्र के अंदर। सॉरी, समुद्र में बहुत ज्यादा पानी जाएगा तो उसका जो लेवल है, पानी 1 इंच 2 इंच भी अगर ऊपर उठ जाए तो जो किनारे पर बसने वाले गांव है या शहर है या देश है, वो बहुत ज्यादा जलमग्न हो सकते हैं, डूब भी सकते हैं पानी का स्तर बढ़ने से। तीसरा होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की हम बहुत बार बात कर चुके हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, उनके साथ जब पानी मिलता है, पानी के वाष्प मिलते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स
उनके अम्ल बन जाते हैं और इस कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे लिए, फसलों के लिए, भवनों के लिए हानिकारक है। यहाँ पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। हमने दहन दाह्य पदार्थों के बारे में बात की, ज्वलन ताप के बारे में बात की, ज्वाला के बारे में बात की, हमने बात की ईंधन के बारे में, अच्छे ईंधन कौन से होते हैं, ऊष्मीयमान के बारे में। और आपको क्या करना है, कुछ प्रमुख शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, इनके मीनिंग लिखने हैं और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपका होमवर्क भी है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन आपको अपनी नोटबुक में करना है। सारे क्वेश्चंस, कुछ नहीं समझ आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखिए, आपकी जो बुक है उसकी रीडिंग लीजिए, उसको पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।